So investments of profit may tend to create more capital goods than wage goods. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आप अगर करोगे, जनरली इन्वेस्टमेंट किस में करते हो आप? स्किल्स में करोगे, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे लेट्स से कैपिटल्स में, या फिर आप करोगे कि आप एक्सपेंड करना चाहते हो भाई, पैसा लेके आप एक्सपेंड करना चाहते हो चीजों को, तो एक्सपेंड भी करोगे तब भी हुआ है जनरली मोर कैपिटल गुड्स होंगे. सो वन इज करेक्ट. इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स इज एक्सपेंडिचर ऑन मॉनेटरी कैपिटल. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने जो पैसा कमाया वही तो प्रॉफिट बनेगा ना आपका. Investments of profits will invariably redistribute the capital in a society. Investment of profits will duplicate the monetary capital. ठीक है, तो आंसर इज सी. अगेन लॉजिक वही है कि invariably redistribute, may or may not. Which of the following statements are correct? The prokaryote cells possess nucleus. Cell membrane is present both in plant and animal cells. Mitochondria or mitochondria, chloroplast are not found in eukaryotic cells. Ribosomes are present in eukaryotic cells only. अब ये जनरली एक टफ क्वेश्चन है क्योंकि ये बेसिक से बना हुआ है, एकदम बेसिक से बना हुआ है. ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इट इज अ टफ क्वेश्चन. ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता होनी चाहिए. प्रोकैरियोट जो होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, या जो दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना के चलो. यहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है, यहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है, यहां पे न्यूक्लियस होता है. दे आर जनरली सिंगल सेल्ड. जनरली क्या? ओनली सिंगल सेल्ड. दे आर सिंगल और दे कैन बी मल्टी ऑल्सो. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी आर्ची होंगे, ठीक है, या जितने भी लेट्स से बैक्टीरिया होंगे, दे आर जनरली प्रोकैरियोटिक. और यहाँ पे फिर जो भी आप इसके अलावा जो बचा लगभग सब कुछ, तो यहाँ पे यू कैन हैव लेट्स से भी फंजाई. ठीक है, और यू कैन हैव प्लांट्स. सो एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ राइट नाउ. यहां से कनेक्ट करने की कोशिश करो क्योंकि ये न्यूक्लियर इनके पास नहीं होता, न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता, इसीलिए इनका जो डीएनए होता है जनरली सर्कुलर होता है. और इनका क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस है, सो इनका डीएनए इज स्ट्रेट लाइन. इट्स अबाउट स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन. अब चूंकि इनके पास मल्टीपल सेल्स हैं, सो दे नीड मोर डेवलप्ड थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल दे नीड माइटोकॉन्ड्रिया, दे नीड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, दे नीड और भी बहुत सारी चीजें, गोल्जी बॉडी और वो सब सारी चीजें. दे डोंट नीड इट. नहीं भी होगा तो चलेगा. ऑब्वियसली मिटोकॉन्ड्रिया तो उनको चाहिए होगा भाई एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, और क्या था उसमें? आई थिंक राइबोसोम्स के बारे में बात कर रखी थी लास्ट ऑप्शन में. तो राइबोसोम्स के बारे में क्या है? तो यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं होते क्या? होते हैं, इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, दोनों के पास होते हैं राइबोसोम्स. राइबोसोम्स बेसिकली एक तरीके का मॉलिक्यूलर, मैं क्या बोलूं, स्ट्रेटेजी है या फिर मशीन है, कुछ भी बोल लो, जो बेसिकली बताता है यू हैव टू नाउ सिंथेसिस प्रोटीन. तो प्रोटीन बनाने के लिए यू नीड दिस राइबोसोम्स. ठीक है, तो वरना लोगों को पता कैसे पड़ता है? सॉर्ट ऑफ अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है. यहाँ पे भी पाया जाता है, यहाँ पे भी पाया जाता है, दोनों के अलग अलग राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है, ज्यादा डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना समझ लो क्योंकि ये सिंगल सेल है तो राइबोसोम इनके बहुत कॉम्पैक्ट होंगे, बहुत छोटे होंगे. ठीक है, यहाँ पर राइबोसोम्स बहुत ब्रॉड होते हैं, बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीपल सेल्स हैं यहाँ पर. ठीक है, another thing is that they don't contain any organelles. इनके पास ऑर्गेनल्स होते हैं. अब अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी. अगर आपको ये वाला फैक्ट पता होगा, ये और पहले दो फैक्ट पता होंगे, तो आप बाकी सारे फैक्ट्स खुद डराइव कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग से. सो दे possess nucleus? No, this is wrong. Cell membrane is present both in plant and animals? Yes, आप देखते हो. ठीक है, प्लांट को जाके देखो, खुद की बॉडी को देखो, पता पड़ जाएगा है कि नहीं.
Mitochondria, chloroplast are not found in, no, they are found there. Ribosomes are present in eukaryotic cells only, no, they are present in both. Which of the following characteristic describes the nature of religion according to ऋग्वेद? ऋग्वेद के अकॉर्डिंग रिलीजन पूछ रखा है। ये तो बेसिक है, हमने एंशिएंट के जब डिस्कशंस किए थे तो उसमें कवर कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म, यस, आंसर में 1 होना चाहिए। स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज बिटवीन फलाना ढिमका, तो वहीं से आए ये लोग एक तरीके से, यस, तो 2 है एनीवेज। लेट्स लुक एट 3 and 4. वैदिक सैक्रिफाइसेस वर कंडक्ट इन द हाउस ऑफ द प्रीस्ट who was called यजमान। यजमान वो था जिसके घर में हो रहे थे, ठीक है, तो 3 is wrong. Correct answer is D. Vedic sacrifices were of 2 kind, conducted by the householder and those required specialist such as, जो मैंने नाम बताए थे 3-4 पंडितों के, पंडित नहीं बोलूंगा, 3-4 प्रीस्ट के नाम बताए थे ना मैंने सेशन में, अर्धवायु, अग्निहोत्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। ब्राह्मण और पंडित में आई होप आप लोगों को अंतर पता है। ब्राह्मण इज बेसिकली कम्स फ्रॉम वर्ण, ठीक है, और पंडित कैन बी एनीवन। पंडित मतलब जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ लिया है जिसने, वो पंडित है। ब्राह्मण is coming from Varna. Which of the following statements about caste movements in early 20th centuries are false? अब ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है, मतलब अथाह रैंडम क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें 3 स्टेटमेंट्स नहीं पता होंगे, सिर्फ एट मैक्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि लोगों को ये पता होगा कि तीसरा स्टेटमेंट सही है। आई होप इतना तो पता ही है, देखो इतना तो पता होना भी चाहिए, ठीक है, इतना तो रिक्वायर्ड है, स्पेक्ट्रम में भी दे रखा है। तो पहले यही पढ़ लेते हैं। श्री नारायण गुरु वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ SNDP। आई होप आपको पता है SNDP के वन ऑफ द फाउंडर्स थे, ठीक है। श्री नारायण गुरु का जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम था वो कौन सी मूवमेंट था? अराविपुरम मूवमेंट में था, ठीक है, जो कि आई थिंक 1890s में कभी तो हुई थी, ठीक है, और थोड़ा पहले हो सकती है, पता नहीं। अराविपुरम मूवमेंट था, उसमें उन्होंने बेसिकली जो एजावाज थे, जो अनटचेबल्स थे, उनको अलाउड नहीं था वर्शिप करना। तो शिवरात्रि के दिन नारायण गुरु ने क्या किया कि अराविपुरम में एक शिव टेम्पल था, वहां जाके शिवलिंग को टच कर दिया, एंड उसके बाद से सो बेसिकली दे बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट कि हमको कोई गॉड नहीं चाहिए, हमारा एक गॉड होना चाहिए, हमारे कोई रिचुअल्स नहीं होनी चाहिए, कास्ट नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज करेक्ट। तो 3 को एलिमिनेट करो आप यहां से, तो स्टिल अब एटलीस्ट, अब देखो ये मजे की बात है, यूपीएससी खुद भी ऐसा कर रही है, ठीक है, क्योंकि टीटीएस इज नथिंग बट द रेप्लिकेशन ऑफ यूपीएससी ओनली। टीटीएस करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रीलिम्स निकाल दोगे, ठीक है, डोंट थिंक कि पेपर टीटीएस में से आने वाला है। आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लास्ट ईयर आ गए थे 40 रैंडम क्वेश्चन जो थे वो थे टीटीएस में, और बेसिक क्वेश्चन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप करके निकाल सकते हो पेपर, बट टीटीएस डजंट गिव यू दैट गारंटी कि मेरा प्री निकल जाएगा बिकॉज यहीं से पेपर फंसेगा, बट इट गिव्स यू दैट माइंडसेट, ठीक है, ये तुम्हें वो माइंडसेट जरूर देगा कि जब तुम पेपर अटेम्प्ट करो तो कौन कौन सी चीजें अंडरस्टैंड सॉरी कौन कौन सी चीजें अंडरस्टैंड करके कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें टफ दिखती हैं लेकिन आसान होती हैं, ठीक है, वो जो ट्रिक्स जो हम बोलते हैं, यू नो दैट, क्या बोलते हैं उसको, ग्रे एरिया जो है, वो यहाँ पे तुम उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट्स द ओनली यूटिलिटी दैट आई फील टीटीएस सर्व्स। बाकी पेपर में आ जाएगा, ठीक है, नहीं आ जाएगा कोई बात नहीं, आएगा क्यों नहीं, वैसे भी सोचो आप टोटल 22 पेपर यानी 2200 क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, बट अगेन बेसिक आपको अच्छा होना चाहिए, प्री तभी निकलेगा, ठीक है, क्योंकि टीटीएस से रैंडम क्वेश्चंस फंसेंगे, जो रैंडम क्वेश्चंस हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बन जाएगी, बट बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। आपको ये नहीं पता है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, 3 कतिया सिस्टम क्या था, तो आप क्योंकि ये तो कभी डिटेल्स में पूछेंगे ही नहीं, इस तरह की हिस्ट्री पूछेंगे रैंडम से, ठीक है, तो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट थिंग। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। अब देखो आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नसीब अच्छा होगा तो बहुत फंसेगा। 60-65% पूरा लास्ट ईयर फंस गया था आईएएस एग्जाम कांग्रेस से, रैंडम क्वेश्चंस वाला। तो बेसिक अगर तुम्हारे अच्छे होंगे तो मोटा मोटा 80 क्वेश्चन तुम बहुत अच्छे से कर सकते थे, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट 4 देखो, डॉक्टर पपलू द फर्स्ट एजावा ग्रेजुएट वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एसएनडीपी दैट वाज एंगेज्ड इन अपलिफ्टमेंट। अब देखो यहां तक तो पूरा सही है, और यहाँ पे क्या है, डॉक्टर भी लिखा है, तो तुम थोड़ा सोच सकते हो कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, उसके बेसिस पे भी आप इसको 4 को एलिमिनेट करके यू कैन गेट योर आंसर एज सी। इसमें से 2 ही स्टेटमेंट थे जो दे वर इनफ टू एक्चुअली गेट द आंसर, 3 and 4, और ये दोनों स्टेटमेंट स्पेक्ट्रम में दे रखे हैं।
अब अगर इस क्वेश्चन को देख के तुम स्किप करके आगे चले जाओ या तुम बोलने लगो कि यार ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, इट मींस आपने बेसिक्स ही नहीं रिवाइज किए। ना ही स्टेटमेंट 1 की आपको आवश्यकता है, ना ही स्टेटमेंट 2 की आवश्यकता है, ना ही स्टेटमेंट 5 की आवश्यकता है। ठीक है, किसी की आवश्यकता नहीं है। स्पेक्ट्रम में डॉक्टर पपलू के बारे में भी दे रखा है, एसएनडीपी मूवमेंट के बारे में भी दे रखा है, और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, देन दैट इज नॉट कूल। अब बाकी इनमें क्या है, तो केरलाज फर्स्ट मॉडर्न नॉवल, यस 1889 में ये जो है पब्लिश हुआ था। मार्तंड वर्मा 1891 में पब्लिश हुआ था। मार्तंड वर्मा वाज अ किंग, जिसने किसको हराया था, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और कौन सी बैटल में हराया था। बोथ ऑफ दीज आर ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीटीएस में 23 में कवर कर लिए वैसे वो मैंने, बट वो न्यूज में थे इसलिए कवर किए हैं। एनीवेज आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5। In which of the following cases did the Supreme Court of India rule that constitutional amendments were also laws under Article 13 of the Constitution, which could be declared void being inconsistent with the fundamental rights? ठीक है, तो आर्टिकल 13 पे हमारी बात चल रही है। ठीक है, अब मान लो तुम्हें आंसर नहीं पता है, क्या तुम 50-50 तक पहुंच सकते हो? वो सीखने की कोशिश करो टीटीएस से। आर्टिकल 13 से कोई लेना देना नहीं है मिनर्वा मिल्स केस का, दैट इज मेनली जुडिशियल रिव्यू का केस, 1980 का केस है। लक्ष्मीकांत में 2-3 जगह दे रखा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू नो दैट मच। मेनका गांधी का केस आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि दिस इज ऑल्सो गॉन। तो यानी आप दो स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो। अगर आप 50-50 तक पहुंचे हो, यानी कि योर बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे, दैट इज अप टू यू। और बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया होगा, मोस्टली ने ए डाला होगा, बट द करेक्ट आंसर इज बी। अब सोच लेते हैं, पहले थोड़ा एक चीज बता देता हूं कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में 1950 से ही लड़ाई चल रही है और अब तक चले आ रही है। क्यों चल रही है? बेसिक फंडा ये है कि आर्टिकल 13 ये बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स देता है, पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स देता है। तो बता देता हूं 13.1 जो है वो क्या देता है। बेसिकली वो ये बोलता है कि कोई भी लॉ विच इज देयर प्री कॉन्स्टिट्यूशन टाइम से, इफ देयर इज सम लॉ विच एग्जिस्ट देयर प्री कॉन्स्टिट्यूशन टाइम से, देन दैट लॉ इज नल एंड वॉइड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो वो लॉ नहीं रही, ये नहीं बोल रहा है। एनी लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन टाइम की है एंड इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स या सप्रेसिंग फंडामेंटल राइट्स, देन ओनली दैट इज वॉइड। हर जगह हर लॉज नहीं गलत हो रही हैं। ठीक है, ओनली द लॉज विच आर इन कॉन्ट्रवेंशन और विच आर इन कॉन्ट्रडिक्शन, विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट, दे आर नल एंड वॉइड। ठीक है, तो नल वॉइड नहीं है, बट उनको एक्लिप्स कर लिया है किसने? फंडामेंटल राइट्स ने। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। फिर 13.2 आ जाता है। 13.2 में क्या बोल रखा है कि स्टेट जो है वो कोई भी फंडामेंटल राइट को एब्रिज नहीं कर सकती। स्टेट का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टेट का मतलब पता होना चाहिए। आई होप आपको पता है। तो स्टेट जो है, दैट स्टेट कैन नॉट टेक अवे और एब्रिज दी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फिर 13.3 काम का नहीं अपनी ज्यादा, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ऑल दो काम का है, और ये इनफैक्ट वेरी रिसेंटली इट वाज यूज्ड इन 2017-18 द वेरी फेमस ट्रिपल तलाक जजमेंट में यही यूज हुआ था 13.3। तो थोड़ी देर में बताता हूँ, चलो। फिर आया था 13.4। आपने पढ़ाई नहीं हुआ कि ट्रिपल तलाक जजमेंट में 13 आर्टिकल 13 को भी यूज किया गया है। ठीक है, जनरली लोगों को पता होता है ट्रिपल तलाक जो है 14, 21 और 19 की वजह से हटा दिया गया है, ऐसा कुछ। बट एक्चुअल में आर्टिकल 13 का बहुत बड़ा रोल था उसमें, ट्रिपल तलाक को हटाने में। ठीक है, एनीवेज आर्टिकल 13.4 क्या बोलता है, दैट पार्लियामेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 368 कुछ कुछ चीजें कर सकती है, कैन अमेंड। यानी कि इफ पार्लियामेंट, स्टेटमेंट एग्जैक्ट पढ़ लेना खुद से, मेरे को बेसिक बेसिक जो याद है वो बता रहा हूं। अगर पार्लियामेंट इस वाले पार्ट में, दैट इज पार्ट 4 में, कोई भी चेंज लाना चाहती है अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, दैट वोंट बी नल एंड वॉइड। ठीक है, अब ये बात आ गई, तो लड़ाई कहां चालू होती है? लड़ाई यहीं पे चालू होती है कि आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट लॉ। कौन से वाले पार्ट में? 13.1 में। तो आर्टिकल 13.1 जिस लॉ की बात करता है, क्या 368 इज ऑल्सो अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 और नॉट? दैट वाज बेसिकली द क्वेश्चन। इसको आंसर करे गए डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। सबसे पहले 1951 का केस आया, ठीक है, शंकरी प्रसाद का केस, आई होप यू गाइस नो दैट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ का वर्ड यूज किया गया है, दिस इज अ वेरी जेनरिक एंड अ वेरी
वेरी जेनरिक जनरल सेंस में इस चीज को यूज किया गया है, ठीक है, डिक्शनरी सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन वाज टेकन, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट आ रहा है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इट, यानी कि आर्टिकल 368 के अंडर आर्टिकल 13 का कोई कॉन्ट्रवेंशन नहीं है, यानी कि अगर कल को कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी फंडामेंटल राइट को हटा सकती है, बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, जो करना है कर सकती है, बिकॉज चेंजेस मेड टू पार्ट 4 अंडर आर्टिकल 368 आर नॉट काउंटेड एज लॉ इन आर्टिकल 13, यानी कि कोई भी चेंज जो पार्ट 4 में गवर्नमेंट कर रही है under the power of article 368 that won't be counted as a law under article 13, ठीक है। एंड हेंस आप अमेंड कर सकते हो, एब्रिज कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। फिर आगे थोड़ा चले तो सज्जन सिंह जजमेंट आई थी, सो बहुत ज्यादा काम का नहीं है। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं तो वी गेट अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसको हम बोलते हैं गोलकनाथ जजमेंट, जो 60s में आई थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार बोला दैट लॉ in actual terms doesn't include law under article 13 also includes article 368, ठीक है। यानी कि जो the word law has been used ना, so that law also includes the constitutional amendment act which is made under article 368 by the parliament। तो आर्टिकल 368 वो होता है जो 2/3 वाला होता है, और 2/3 of total and majority of present and voting। I hope you guys know this much। 2/3 of the all members and majority of present and voting। तो उन्होंने बोला कि law is also part of it। यहां से बेसिकली ओरिजिन होता है डिफेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस एज फार एज पॉजिटिव जजमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न, ठीक है। यहां से पहली बार पॉजिटिव जजमेंट आई, इससे पहले हमेशा नेगेटिव जजमेंट आती थी। हमेशा पार्लियामेंट्री पावर टू मेक अ लॉ वाज अपहेल्ड अप एंड अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पर ये पहली जजमेंट थी जहां पर एक शिफ्ट देखने को बोला सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर बोला कि नाउ फंडामेंटल राइट्स आर मोर पॉजिटिव। और इनफैक्ट यहाँ पर बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स तो एकदम मतलब फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, उनको तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू गोलकनाथ जजमेंट दिस वाज हेल्ड दैट constitutional amendment were also laws under article 13 could be declared void and being inconsistent with the fundamental rights। तो ये जजमेंट आते ही फिर क्या आ गया, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गए, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेके आ गई और जो है जुडिशियल रिव्यू हटा दिया और बहुत सारी दूसरी चीजें कर दी। एंड दैट वाज बेसिकली आंसर्ड इन केशव नंदा भारती केस 1973, 50 years ago, जिसमें कि हमारा सबसे पहले आया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसपे आगे एक क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस साल के प्रीलिम्स के लिए। अच्छा ऑलराइट, एक और चीज जो मेरे को बतानी थी वो ये थी कि हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वाज यूज्ड, हाउ आर्टिकल 13.3 वाज यूज्ड, राइट। सो आर्टिकल 13.3 क्या बोलता है, दैट लॉ का जनरल मीनिंग थोड़ा सा आर्टिकल में दे रखा है। तो उन्होंने बोल रखा है एनी रूल्स, एनी रेगुलेशंस जो कोई अथॉरिटी बना रही है या स्टेट बना रही है, या लॉज जो पार्लियामेंट पास कर रही है, या फिर एनी कस्टमरी लॉ दैट हैज सम एनफोर्समेंट, ठीक है। तो बात यहां पर आई कि तो ट्रिपल तलाक जजमेंट में क्या हुआ, ट्रिपल तलाक जजमेंट में ये आई कि भाई शरिया जो है, शरिया का कानून जो है वो ये बोलता है कि आप ट्रिपल तलाक दे सकते हो, ठीक है, इस कानून के तहत। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो ये था कि क्या ये शरिया का कानून जो है, इज इट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 और नॉट। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट सुप्रीम कोर्ट हैड टू टैकल, कि क्या मैं शरिया जो लॉ है, इज इट रियली अ लॉ अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13। क्योंकि आर्टिकल 13 बेसिकली गिव्स सुप्रीम कोर्ट द अथॉरिटी टू डिफेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट अ लॉ। आई होप समझ में आया, फंडामेंटल राइट्स अप एंड अगेंस्ट लॉ, उसको डिफेंड करने के लिए आर्टिकल 13 दे रखा है, ठीक है। उस आर्टिकल 13 से ही जुडिशियल रिव्यू आता है और फर्दर विच इज स्ट्रेंथन्ड बाय आर्टिकल 32। तो फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए तो क्वेश्चन पहला यही था, इज शरिया लॉ इज ऑल्सो अ लॉ, क्योंकि वो डेफिनेशन ऑफ लॉ ही पकड़नी पड़ती है, इज ऑल्सो अ लॉ एज पर आर्टिकल 13.3 और नॉट। तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला कि यस दिस इज, बिकॉज ये 1930s में जो है शरिया कानून कंसोलिडेट किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लॉ। देन अगला क्वेश्चन आया था, फिर ये आया था कि क्या ट्रिपल तलाक इज एन एसेंशियल एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और नॉट, ठीक है। तो उसमें अगेन वहां पे भी ट्रिपल तलाक वाज नॉट फाउंड टू बी पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रिन। आई होप यू गाइस नो दिस। 1955 में
essential religious doctrine was pronounced by Supreme Court in शिरूर मठ केस। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में था ये भी। ठीक है, अभी जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे साबरी माला का भी है, तो साबरी माला में एक कस्टम है, ठीक है, दैट कस्टम, इज दैट कस्टम अ लॉ अंडर आर्टिकल 13? पहला क्वेश्चन यही होगा। If that custom is a law under Article 13, then only Supreme Court will say कि okay, यहाँ पर FR जो है वायलेट हो रहा है, उस FR को बचाने के लिए Article 32 का यूज करो, and then अब क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगले क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन आएगा कि क्या इक्वलिटी वायलेट हो रही है, लिबर्टी वायलेट हो रही है, फ्रीडम वायलेट हो रही है, व्हाट एग्जैक्टली इज द फंडामेंटल राइट दैट इज बीइंग वायलेटेड हियर, फिर उसके बेसिस पे करेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। Which of the following statements is are not correct for the 9th schedule? 9th schedule along with Article 31B was added 1915 through first amendment. तो ये भी बहुत important है। It includes those laws which are beyond the purview of judicial review. Okay, then obviously ये तो correct है। IR कोहिलो केस में जाके ही बाद में 2006 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि even the laws put up या put into the schedule, that box schedule 9, वो भी जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। सो 2 इज करेक्ट, तो ये चले गए, यानी 1 इज ऑटोमेटिकली करेक्ट। अब देखो, द लॉज इन द 9th schedule आर प्राइमरली दोज व्हिच पर्टेन टू द मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नो, मोस्टली दे आर रिलेटेड टू व्हाट? लैंड, ज्यादातर लैंड से रिलेटेड है। अब तो कुछ भी है, अब तो रिजर्वेशन से रिलेटेड भी है। ठीक है, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ 9th schedule सेज दैट जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव के पास या गवर्नमेंट के पास है 9th schedule। तो आने वाले सालों में, आने वाले जुरिस्प्रूडेंस में आप देखोगे कि इन दोनों की लड़ाई होगी अब। ठीक है, बिकॉज जिससे भी सुप्रीम कोर्ट से उसको बचाना है वो 9th schedule में डालेंगे, और सुप्रीम कोर्ट को जो भी खत्म करना है, जो लॉ बनाई पार्लियामेंट ने, उसके लिए वो यूज करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। आने वाले 25 साल में यू विल सी इन दोनों का वापस से कॉन्फ्लिक्ट। दैट इज हाउ इट हैपेंस। करेंटली 9th schedule हैज टोटल 220 सेंट्रल स्टेट लॉज। गलत है, more than 280 are part of that. Answer is D. Generally the data given is wrong, तो वो यहाँ पे फिट बैठता है। चलते हैं आगे। If I was asked to name any particular article most important, that is Article 32, and most important officer कौन है? CAG, Article 148. Which among the following is not a characteristic feature of democratic socialism? तो डेमोक्रेटिक है ना, तो sort of a mixed system। ठीक है, अब इसमें से mixed कौन सा नहीं है? Collective decision making, yes, because democracy. Social ownership of the economy, yes. Social ownership doesn't mean कि वहां पे private sector नहीं flourish करेगा, private sector होगा। तो गांधीयन मॉडल ऑफ इकोनॉमी आप फॉलो करो। Increase social spending, yes. Abolition of all private means no, because it is a democratic ना। Completely socialistic economy होती तो वहां पे ये हो जाता, but it is democratic, तो इंडियन मॉडल इज democratic socialism। अब ये क्वेश्चन कहां से बना? अगेन दिस वाज आल्सो फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंसेस इज आर ट्रू, तो ये तो बेसिक है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक से है। मुस्लिम मर्चेंट्स वर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन गांधीयन पॉलिटिकल मूवमेंट्स, यस, तो 1 आंसर होना चाहिए। फिर देखो, अब देखो यहाँ से 3 4 2, तो एक काम करते हैं अपन 2 सॉल्व करते हैं पहले। 1906 गांधी लेड अ कैंपेन इन केप टाउन अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस ऑन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पासेस फॉर इंडियंस। सही है कि गलत है बताओ? गलत है भैया। सही है, केप टाउन नहीं है, जोहान्सबर्ग होगा। ठीक है, जोहान्सबर्ग में गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल, सो 2 इज रॉन्ग, तो आंसर तो आ गया अपना, तो फिर भी देख लेंगे। बिगेन हिज पॉलिटिकल विद स्ट्रगल अगेंस्ट द इंपोजिशन ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस ऑन इंडियंस इन केप टाउन, ये भी रॉन्ग है। इसका क्या करेक्ट है? क्या इसका करेक्ट? ही डिड नॉट बिगिन हिज पॉलिटिकल करियर विद इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस। सबसे पहले किससे रिलेटेड काम किया था उन्होंने, बता सकता है कोई? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यप। चलो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज वन वेयर क्या चल रहा है वहां पर? बैलेंस ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन एंड एलीट रूल टेक्स प्लेस। नो, ऐसा कुछ नहीं है पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल नॉट टू द पब्लिक बट टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यस। द पार्लियामेंटेरियंस आर डेलीगेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फलाना ढिमका, यस। 11 देखते हैं। मार्शल लॉ इज इम्पोज, पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज इन रिस्पेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग। कौन सा आर्टिकल है मार्शल लॉ का? बोलो।
आर्टिकल 34 कहीं पे भी मार्शल लॉ यूज नहीं किया है, ठीक है, मतलब डेफिनेशन नहीं है कहीं पर भी। आर्टिकल 33 क्या है? अरे इस बार यूपीएससी ना बेटा मैच द कॉलम में देने वाली आर्टिकल्स। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर करेक्टली मैच्ड? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम। पढ़ के जाना अच्छे से, पहले 50-51 आर्टिकल्स एकदम याद होने चाहिए, पक्का आने वाला है। नहीं आया तो मेंस में काम आने वाला है, याद कर लो, लेकिन पहले 50 आर्टिकल याद होने चाहिए। तो खुद से कर रहे हैं ना, बेसिक क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नॉट अ फॉलोइंग फेडरल फीचर इज नॉट तो डुअल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली लिस्ट द कमोडिटीज दैट वर हाई इन डिमांड इन यूरोप दैट लेड टू फियर्स कंपटीशन बिटवीन यूरोप कंपनीज? अब देखो यहां पे कीवर्ड है कंपटीशन, ठीक है। तो मेन चीज तो आप पकड़ो के पहले यूरोपियंस यहां पे आए क्यों? क्योंकि उनको स्पाइसेस चाहिए थे, तो स्पाइसेस पकड़ लो, ठीक है। देखो पहले सॉल्ट को एलिमिनेट करो, सॉल्ट तो होगा नहीं, ठीक है, सॉल्ट तो यूरोपियंस के पास बहुत था। पेपर चाहिए थी उनको, पेपर क्यों चाहिए थी? तो ऐसा था ना कि वो ना समुद्री जहाज पे जाते थे बहुत दूर दूर तक, ठीक है, तो उनको अपना चिकन खाना और वो सब ना पैक करके ले जाना होता था, तो उसको पैक करने के लिए दे नीडेड सॉल्ट। बट प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए 15 दिन के लिए अगर वो जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो खाना खराब हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा बहुत ज्यादा, उसको बैलेंस करने के लिए दे नीडेड पेपर। तो दैट वाज बेसिकली द स्टोरी कि उनको इतना पेपर की आग क्यों थी। आज जाओ वहां पे इतना पेपर नहीं खाते हैं लोग, मसालादार खाना तो अपने यहाँ है आज भी। तो व्हाई दे नीडेड पेपर वाज दिस, probably दिस। अब उनको चाहिए होगा पेपर, कार्डोमम, सिनामोन, क्लॉव्स, ये चारों स्पाइसेस हैं। तो ये चारों और भी स्पाइसेस थे जैसे कैल्सिको, ठीक है, ये सब चीजें उनको चाहिए थी। अब पॉइंट ये है, अब कैसे चूज करें इंडिगो और सिल्क में से? तो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इंडिगो की जो डिमांड बढ़ी है वो यहां पे आने के बाद चालू हुई है, ठीक है। तो कंपटीशन स्टार्ट हुआ मेनली सी की वजह से, मेनली स्पाइसेस, कॉटन, शुगर, रॉ सिल्क, सिल्क पात्रे, ठीक है, इनकी वजह से। बट बाद में जाके इंडिगो ऑल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट कमोडिटी विच वॉज एक्सपोर्टेड। द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान वॉज बेसिकली टू सेफ गार्ड अगेंस्ट रशियन एम्पायर, क्योंकि वो बढ़ के आ रहे थे। इस पे क्वेश्चन आएगा इस साल, सिंध वाले एरिया पे ना क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। Which of the following statement is not correct? अब ये तो लास्ट ईयर यूपीएससी पूछ चुकी है ऑलरेडी। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अगर आप ढंग से समझ के जाते तो इस साल क्वेश्चन आया था मैसूर के ऊपर, ठीक है, तो ये करंट अफेयर से उठाया क्वेश्चन था और ये यूपीएससी ने पूछ ही लिया है। तो आगे चलते हैं सीधा सीधा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो ये आसान है, तो कुछ आई डोंट थिंक कि मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आई होप यू गाइज नो, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में मतलब 100 लोग हैं, 7 लोग खड़े हो गए, ठीक है, एक को 30 मिले, बाकी जो है 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, 60 लोग बचे, 6 लोगों में बढ़ गए। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में यहां पे किसी की विक्ट्री नहीं हुई, एवरी वोट गिवन वुड बी काउंटेड, और बाद में एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको कितने कितने वोट मिले उसके बेसिस पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। सो एवरी वोट काउंटेड, एवरी वोट गिवन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको ऑल यू नीड इट जस्ट द हाईएस्ट नंबर, इसी को बोलते हैं अपन फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम। जैसे कि 2014 में बीजेपी जब आई तो उनके पास कितनी परसेंटेज वोट मिले? मात्र 38%। तो बाय दैट लॉजिक बीजेपी गवर्नमेंट वाज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अब तुम बोलोगे कप्तान तो एंटी बीजेपी हो गए, नहीं, 1984 की बात कर लेते हैं। कांग्रेस जब कितनी सीट जीत के आई थी? 2/3, वन ऑफ द हाईएस्ट, अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्री जो इंडियन इलेक्शंस में थी, नेहरू से भी बड़ी, वो थी 1984 में, ठीक है। तब भी कांग्रेस के पास कितनी वोट्स थे? आई थिंक 46%, ठीक है। तो इवन देन बहुत, इट इज ऑल्सो अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, 50% तो चाहिए, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकमिंग ऑफ फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम। देख लेते हैं। मेजोरिटेरियन सिस्टम वेयर माइनॉरिटीज आर लाइकली टू रिमेन अनरिप्रेजेंटेड,
पता नहीं। कैंडिडेट में विन एन इलेक्शन इवन इफ ही शी गेट्स लेस देन मेजॉरिटी, हाँ अभी समझाया, तो दो तो होना चाहिए आंसर में, ठीक है। इट जनरेट्स प्रोपोर्शनलिटी, नो, प्रोपोर्शनल सिस्टम हो जाएगा ना, तो 3 इज रॉन्ग, बी, ठीक है। अब माइनॉरिटी तो आप समझ गए होगे ना, 36%, 38%, 45% से आप इलेक्शन जीत जा रहे हो, तो माइनॉरिटीज तो इनसिग्निफिकेंट हो चुके हैं, 20% डजंट मैटर एनी मोर। व्हेन टू गुड्स आर कंप्लीटली, नोट द कैरेक्टरिस्टिक पूछा है ना उसमें। तो सी हो जाएगा क्या, तो ए हो जाएगा ना, ओके ओके। व्हेन टू गुड्स आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल दे आर सब्स्टिट्यूट्स। ये यूपीएससी पूछ चुकी है लास्ट ईयर ऑलरेडी, तो अब इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, ये प्री में भी पूछ लिया उन्होंने, मेंस में भी पूछ लिया, नथिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर। Contribution of the manufacturing sector to environmental degradation primarily occurs procurement, industrial, product, all. Constitution of India guarantees freedom of thought expression to all its citizens subject to, classic UPSC question, ठीक है। This question is not my question, this is a question in CDS 2015 का question है ये। इसका आंसर क्या होगा, nobody knows, यूपीएससी ने क्या दिया पता नहीं, सॉल्व करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, ठीक है साहब, सब्जेक्ट टू व्हाट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी तो आई होप आप एलिमिनेट कर दोगे, राइट टू इक्वालिटी में तो कुछ नहीं है फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन का, ठीक है, तो 3 एलिमिनेट कर दो। अब बचा ए और सी में क्या होगा, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन डीपीएसपी कैसे, उस पर सब्जेक्ट टू डीपीएसपी कैसे है, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो पावर देती है, लॉ मेकिंग पावर देती है किसको, स्टेट या सेंटर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्कोहल आपको कंट्रोल करना है भाई, ये वन ऑफ द डीपीएसपी है, तो वहां पे अल्कोहल पे आप बैन लगा दो, या अल्कोहल के सेल पे बैन लगा दो, या फिर अल्कोहल के लेट्स से एडवर्टाइजमेंट पे बैन लगा दो, सो वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा आपका। आप बोले नहीं मैं तो अल्कोहल का एडवर्टाइजमेंट करना चाहूंगा, बट देन लॉ मेकिंग हो सकती है डीपीएसपी के अंदर, तो अल्कोहल पे बैन लगाया जा सकता है, तो आंसर में 1 होना चाहिए, बट ऑप्शन जो बचे उनमें 1 ऑलरेडी है। नाउ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू स्टेटमेंट नंबर 2, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन की डिग्निटी मेंटेन करनी है, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, तो उसके बेसिस पे पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ, ठीक है। पार्लियामेंट कैन एक्चुअली मेक अ लॉ, एट प्रेजेंट देयर इज नो लॉ, बट कैन पार्लियामेंट मेक अ लॉ, यस, ठीक है। तो उस बेसिस पे शुड टू बी काउंटेड और नॉट, इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक, आई थिंक कि 2 शुड बी देयर, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटी के लिए अगर आप एक लॉ बना दोगे तो आपका फ्रीडम एक्सप्रेशन एंड थॉट वो सब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला या दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपका जो नेशनल स्ट्रगल था, यू शुड रिस्पेक्ट दैट। तो अब कुछ लोग बोलेंगे हम तो भाई बम मारने वाले लोग हैं, हम तो रेवोल्यूशनरी हैं, कोई बोलेंगे हम तो फासिस्ट लोग हैं, क्योंकि देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल जो फासिस्ट थे, या जो फासिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, हम जानते हैं ये चीज। लेफ्ट वाले बोलेंगे हम तो रिवोल्यूशनरी थे भाई, ठीक है, भगत सिंह जो रिवोल्यूशनरी थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरीज, या फिर सुभाष चंद्र बोस थे जो कि एकदम लेफ्ट लीनिंग थे, ठीक है, आजकल उन्हें राइट लीनिंग बेचा जाता है, बट लेफ्ट लीनिंग थे। या बहुत सारे लोग गांधी जी की तरह थे कि भाई नॉन वायलेंस। तो व्हाट एग्जैक्टली दैट नेशनल स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करना, फॉलो करना, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो अपने को पता नहीं, ठीक है। अगर कल को कोई पार्लियामेंट लॉ बना देती है तो फिर आई हैव टू स्टिक टू द डेफिनेशन दैट पार्लियामेंट गिव्स, so that means my freedom of thought and expression can actually be limited by fundamental duties also, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब तुम बोलोगे नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो आप जो है फालतू की खिचड़ी पका रहे हो, बट फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर फालतू की खिचड़ी पका रहा हूं तो डीपीएसपी में पका सकता हूं, क्योंकि बोथ 1 and 2 आर नॉन जस्टिसिएबल, तो दोनों के पास पावर तो है नहीं, कोई एनफोर्सेबिलिटी तो है नहीं उनके पास, ठीक है। सो दैट मींस 1 and 2 मेरे ओपिनियन से 1 and 2 दोनों होना चाहिए। अब आंसर यूपीएससी ने पता नहीं दिया नहीं है, तो कांट से कि क्या होगा। यूपीएससी ने सी दिया है। यूपीएससी ने सी दिया है, कहाँ दिया है सी? ओनली वन। कहाँ दिया है? अरे मैंने चेक किया था सर इसको, मैंने देखा है भाई, कहीं आंसर की नहीं मिली मेरे को तो। ये जो
वो टेक्स्ट बुक था, उस पे उन्होंने यूपीएससी का रेफरेंस देके केवल सी दिया था। प्लीज सेंड मी द लिंक, क्योंकि मैंने तो सर्च किया है ये क्वेश्चन, कई सारे लोगों ने PM में फ्लैग किया था, तो आई हैव मैं सर्च्ड ग्रुप इट, में सेंड कर देता हूँ। आंसर की नहीं मिली। अब ठीक है। टेक्स्ट बुक बोले या रोबोट बोले या फिर जो बोले बोलता रहे, ऑफिशियल आंसर की आई नीड, वरना तो RTI डालेंगे फिर अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, क्लासिक क्वेश्चन है ये। अब आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाने लगी है सिविल सर्विस में भी। पहले कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जिनमें लड़ाई होती थी। आजकल अभी देखना तुम, 29 मई को देखना आंसर की आएंगी तो इधर से उधर लड़ाइयां चल रही होंगी। ओ भाई, विजन ने ये दे दिया, उसने ये दे दिया, लड़ो मरो। ऑल्दो दैट इज नॉट गुड। मतलब आपको पूरी एक साल में एक पेपर बनाना है, आप ऐसा एक पेपर नहीं बना पा रहे जो अनकंटेस्टेड हो, जिसमें लड़ाई ना हो, जिसमें कल को क्वेश्चंस ड्रॉप ना हो, जिसमें आपने ये टेंशन ना लेनी पड़े कि भाई इसका आंसर बी होगा। आप सोचो ना, अब इसी क्वेश्चन को देख लो, मेरी अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई फ्लॉ नहीं है, ठीक है। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग में कहीं फ्लॉ नहीं है तो बी और सी, ए और सी में काहे किस बात का, मतलब आप क्या लॉजिक है जिससे आप ए या सी में डिसाइड करने वाले हो? फिर उससे क्या होगा कि अगर मान लो मैं ए ले लेता हूं तो कोई बंदा बेचारा 2.33 अंदर आ जाएगा, और अगर सी ले लेता हूं तो -2.33 बाहर चला जाएगा। एंड आज के कंपटीशन के टाइम में दिस इज अ वेरी वेरी बिग नंबर, ठीक है। ये मेरे साथ तो हो रखा है सी सेट में, 2020 में मेरे संग सी सेट में लिटरली हो रखा है। 3 क्वेश्चन थे मेरे पास, ऑल आई नीडेड वाज जस्ट 1 क्वेश्चन इन माय फेवर, नन ऑफ देम केम इन माय फेवर। और विजन ने सारे के आंसर जो है 2 दे रखे थे, या तो ये होगा या सी होगा, ऐसे करके सी सेट में। इवेंचुअली तीनों में से एक भी फेवर में नहीं आया, ठीक है। तो और फिर अगली साल 2021 के सी सेट में साला 2 आंसर ले लिए कॉम्प्रहेंशन में। भाई तुम बना क्या रहे हो? 2 आंसर लेने की वजह से लिटरली और 1 साल की बीटी दे रहे हो तुम गरीबों को। सो आई फील कि यूपीएससी को सोचना चाहिए भाई कि हम एक एग्जाम हमको सिविल सर्विस का बनाना है 1 साल में, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर एग्जाम्स, वो तो हम ऐसा बना दें जहां पर कोई बहस ना हो, कोई लड़ाई ना हो। ये मैं मतलब एस्पिरेंट्स की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। Private investment in the Indian agriculture is mostly on labor saving mechanization. This could be a response to rising inequality, rising productivity, rising wages, debt of, पता है आपको क्या है इसका आंसर? Higher tax to GDP ratio for a nation indicates that in a long run nation stands to reduce poverty. At present India's debt to GDP is 66% या 67%. Central government's liabilities contribution national is part of this. So ये question already UPSC ने पूछ लिया है, 2022 में पूछ लिया है. In fact, this was just one of the statement in the statement 2. 2 statement question था, उसमें statement एक ऐसा ही था बिल्कुल। आपको यही सोचना था, ये statement सोच लेते तो आंसर आ जाता। The region park comprises mangrove forest, Falana Dimka, last refers to already endangered saltwater crocodile, which is a flagship species of the park. सोचो अब तो, अब देखो सुंदरवंस, और ये तो आप एलिमिनेट कर दोगे आई होप, ठीक है। और ये भी एलिमिनेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। और इसमें थोड़ा ये भी पढ़ लो, क्योंकि देर आर 3 स्पीसीज जो मेन है अपने पास, वो 3 स्पीसीज हैं। एक है अपने पास घड़ियाल की, एक है अपने पास सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, और तीसरी स्पीसीज किसकी है बता सकता है कोई? क्रोकोडाइल, जैसे हम फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल बोलते हैं। तो एक चीज तो यही पकड़ लो कि ये फ्रेश वाटर है, एक तो डिफरेंस यही पता होना चाहिए। और घड़ियाल वो पूछ चुके हैं, सॉल्ट वाटर वो पूछ चुके हैं, तो ये क्या वो पूछेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, या वो वापस से घड़ियाल पे आ जाएंगे अगेन, ठीक है। तो याद रखो घड़ियाल इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज लीस्ट, एकदम लीस्ट कंसर्न, एंड मगर क्रोकोडाइल इज वल्नरेबल। और तीनों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी पकड़ के रखो। मगर क्रोकोडाइल लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है, ठीक है। घड़ियाल जो है वो बहुत लिमिटेड जगह पे पाया जाता है, आई होप यू गाइस नो। क्या सिर्फ इंडिया में पाया जाता है घड़ियाल? तो नहीं है, ऐसा नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है घड़ियाल, ठीक है, ये याद रखना। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अगर ये है तो इस साइड में पाया जाता है, यहाँ ईस्टर्न में, ठीक है। और इसमें एक और जो चीज थी वो ये थी कि घड़ियाल को थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, काम आएगा आपके।
सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज ऑल्सो नोन फॉर शोइंग बरोइंग बिहेवियर्स, याद रखना ये भी, ठीक है। और जनरली क्या करते हैं, जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये बरोइंग करते हैं। जैसे ये नदी है, तो यहाँ पे थोड़े थोड़े सैंड बार्स होंगे, तो घड़ियाल क्या करेगा, जब उसको रिप्रोडक्शन करना होगा तो सैंड बार पे आके रिप्रोड्यूस करेगा, नो बरोइंग हैपेंस। ये जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो बहुत दूर जाएंगे, दूर जाके वहां पे बरोइंग करेंगे, वहां पे जो है वो जनरली रिप्रोड्यूस करते हैं। बरोइंग इसलिए भी करते हैं जब उनको बहुत गर्मी लगती है या बहुत ठंड लगती है, तो अगर 6 डिग्री सेल्सियस से और मान के चलो 38 डिग्री सेल्सियस, इससे बियॉन्ड अगर जाएगा टेम्परेचर तो दे विल बरो, अपने आप को बचाते हैं वो, ठीक है। और ये थोड़ा घड़ियाल जैसे या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है इनका, आई होप ये तो पता ही होगा आपको, टीटीएस में डिस्कस किए हैं ये सब अपन ने। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है सेक्स, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, देख सकते हो ना, सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए ये। कोई बता सकता है द स्पीसीज विच एग्जिस्ट इन द नैरो टेम्परेचर रेंज, व्हाट डू वी कॉल देम? पढ़ लेना, स्पीसीज विच कैन एग्जिस्ट और सर्वाइव इन द लार्जर टेम्परेचर रेंज, उनका नाम क्या होता है? स्पीसीज जो स्टीनोथर्मल, ऐसा ही कुछ नाम होता है, तो पढ़ लेना एक बार। स्टीनोथर्मल और यूरिथर्मल, आई थिंक नैरो राइट। हाँ, स्टेनोथर्मल, स्टेनोथर्मल कौन से होते हैं? वाइड रेंज, नहीं Stenothर्मल, नैरो 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 नैरो। हाँ, स्टेनो मतलब छोटी रेंज, और यूरी मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन 24। कोर ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब आसान क्वेश्चंस हैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इनको मैं, ठीक है। Indian concept of social justice enshrines the abolition of untouchability. In this context, which of the following constitution India has bearing on the abolition of untouchability? ठीक है, bearing, इन्होंने ये नहीं बोला कि किसके अंदर लिखा हुआ है, they are just saying bearing किसकी है, ठीक है। तो both of them, ये वाली जो पहली लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट सोशल जस्टिस के अंदर एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का बात है ये, मेरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं इसको। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाँ अब होगा युद्ध, अभी ये सब डिस्कस हो जाएगा, फिर उसके बाद एक अपना फेवरेट बंदा है जो इसी क्वेश्चन को वापस से ग्रुप में डालेगा, पूछेगा अब मुझे इसका आंसर बता दो। सेक्युलरिज्म इन प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। क्यों नहीं है? कोई जजमेंट ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बट सेक्युलरिज्म इन प्रीएम्बल देयर इज नो जजमेंट। तो 4 और 5 तो आंसर में आ गए साहब, फ्री एंड फेयर एंड वेलफेयर स्टेट। अब आ जाता है 1 पर, all the fundamental rights in part 3 of the constitution, no fundamental right is part of the basic structure doctrine, ठीक है। the fundamental freedoms are part, ठीक है। तो उसके बेसिस पे we say that some fundamental rights are there which are very very fundamental, मतलब core of the core होती है ना, ऐसे fundamental of the fundamental rights are there जो पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के पार्ट है। कल को अगर आर्टिकल 29 को हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, ट्रस्ट में हटा सकते हैं। आर्टिकल 19 को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल फ्रीडम्स, ठीक है। आर्टिकल 25 को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज सेक्युलरिज्म। Limited power of the parliament to amend the constitution, yes, this is also part of basic structure doctrine. आर्टिकल 14 भी कोर ऑफ द कोर में आता है। एक सेकंड, आर्टिकल 368 itself is part of basic structure doctrine. उसके बेसिस पे ही ये है कि लिमिटेड अमेंडमेंट हो सकते हैं। क्या बोल रहा था? आर्टिकल 14 भी आता है ना कोर ऑफ द कोर में। बिल्कुल बिल्कुल, इक्वालिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो अब ये कैसे पता पड़ेगा? तो एक बार ना जाके द हिंदू सर्च करो, ठीक है। उसका जनवरी का एक एक्सप्लेन्ड आया था, ठीक है, उसको एक बार पढ़ो। तो उसमें ना लिटरली जो खन्ना जी हैं जिन्होंने जजमेंट लिखी थी, खन्ना जी ने
जिन्होंने प्रोनाउंसमेंट करी थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, उन्होंने ही बताए थे 4-5 चीजें। जस्ट रीड इट वंस। इनफैक्ट मैं बताता हूं तुम्हें, कुछ गंदी चीज तो नहीं खुली है ना, फिर ठीक है, बच गए भाई, बच गए। ये रहा, चीफ जस्टिस SM सीकरी, खन्ना जी भी होंगे, मैंने कहीं तो खन्ना जी भी पढ़ा था, पर ठीक है देख लेते हैं। वर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, वर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लो, itself curtails the power of the parliament। ठीक है, आज जो डिबेट चल रही है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि वेरी हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे एक आदमी बोल देते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट होनी चाहिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आके 3 दिन बाद बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज लाइक द पोल स्टार, ठीक है, नॉर्थ स्टार, ठीक है, तो वो भी यही चल रही है। तो उसमें ये समझना पड़ेगा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। Republican and democratic form of the government, sovereignty of the country, secular federal character of the constitution, demarcation of power between the legislature, executive, judiciary, dignity of the individual। यहां से 3-4 चीजें बोलते हैं फिर वो, various freedoms, basic rights in part 3, not all rights, some basic rights, and mandate to build a welfare state contained in part 4 and unity and integrity of the nation। तो ये समझना बहुत जरूरी है आपको कि at the end of the day you should know, जिसने लिखा है जजमेंट उसके वर्ड्स को पढ़ लो सीधे, तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग सारी खत्म हो जाएगी, सॉरी। चलो 28 में खुद से कर लेना, ब्लैक होल आसान सा है। इंडियन ग्रे वुल्फ इनहेबिट्स द ड्राई ग्रासलैंड रीजन। अब ये भी आसान सा ही है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, मोटा। एक तो ये याद रखो कि भाई ग्रे वुल्फ जो है ना, वो पहली बात ड्राई डेसिडुअस में रहता है। इनफैक्ट ड्राई डेसिडुअस से डेजर्ट एरिया, जो कंडीशन होती है डेजर्ट वाली, उनके बीच में ये सर्वाइव करता है। तो ये पूछ सकते हैं यार, ग्रे वुल्फ ना न्यूज में था, तो मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं, इधर दे देंगे स्पीसीज और इधर दे देंगे हैबिटेट, और फिर 1 2 3 फलाना डेम का हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच्ड। हिमालयन ब्राउन वियर आर जनरली फाउंड ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक, नॉट द ईस्टर्न फ्लैंक। चलते हैं आगे, आसान क्वेश्चन। E3 सर्टिफिकेशन, एनर्जी एफिशिएंट एंटरप्राइजेस, ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर ब्रिक सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर लेके आई है, तो ये सही है। इट विल लीड टू कॉस्ट सेविंग्स टू द बिल्डर्स, एनर्जी सेवर्स, टू ऑक्युपायर्स ऑफ द बिल्डिंग्स, यस, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट डे बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको चेंज करके हम जो है दूसरे तरीके से बिल्डिंग बनाए, ये बोलना चाह रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एनर्जी बिल्डिंग कोड जो है, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड जो है, वो भी, उसको भी इंप्लीमेंट करने में हेल्प होगी। The E3 certificate will be awarded to those enterprises whose specific energy consumption will be 10%, गलत 25%। चलते हैं आगे। Believed to compilation of this particular sung by women, अब ये CDS ने पूछ लिया इस साल, अभी रिसेंटली कंडक्टेड पेपर में। आंसर इज थेरी गाथा। उन्होंने पूछा कि थेरी कौन थी भाई बताओ, ठीक है, दिस वाज बेसिकली द क्वेश्चन कि हु वर थेरीज, ये सीडीएस ने पूछा अभी। तो करेक्ट आंसर इज बी, थेरी गाथा। दीज वर बेसिकली द ओल्डर वुमेन ऑफ दी संगा। उन्होंने जो गाने गाए वो सब थेरी गाथा में कंपाइल हुए, उन्हीं को थेरीज बोलते थे। ये बेसिकली अभी रिसेंटली कंक्लूडेड पेपर में पूछ लिया गया। प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन डिड नॉट इंक्लूड, तो ये आप खुद से कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है बहुत। अ 3-tier यूनियन विद बोथ प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, तो 3-tier तो ऐसा कुछ उन्होंने प्रपोज नहीं किया, नो एक्चुअली प्रपोज किया, सॉरी, दिस वाज एक्चुअली प्रपोज्ड। 3-tier एंड यूनियन, एक्चुअल में वर्ड यूज किया था यूनियन। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यस दिस वाज आल्सो देयर। करेक्ट आंसर इज सी। क्रिएशन ऑफ सोवरेन पाकिस्तान, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। और वर्ड याद रखना गाइस कि डिड दे यूज द वर्ड फेडरल और डिड दे यूज द वर्ड यूनियन, ठीक है, बहुत यहाँ पे क्वेश्चन फंसाई यूपीएससी। दे यूज द वर्ड यूनियन। ट्रायंगुलर ट्रेड इन 19th century was started by ईस्ट इंडिया कंपनी, ओपीएम ट्रेड के लिए।
ठीक है, चाइना के साथ क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उन्होंने सोचा कि ओपीएम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ओपीएम उन्होंने एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा किया, जिससे कि उनका ट्रेड बैलेंस जो है वो सुधर गया इलीगल ट्रेड से। आंसर इज सी, नॉट डी। कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस लिटरेचर, सपिंदास, रोड्स वर नॉट ऑलवेज, सब आसान क्वेश्चन हैं। शंकराचार्य espoused a form of Vedanta called Advait, elaborated on the philosophy of Godpad. Shankara tried to demonstrate that the Upanishad Brahmasutra contain unified systematic philosophy. Shankara founded अमानय मठास, ठीक है। अब आपको पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट ट्रू है, चलो ट्राई करते हैं। तो वेदांता था, अद्वैत, ये तो वैसे ही चले गए, तो तुरंत 4 तो खत्म हो गया, ठीक है। अब यही तो है ना, मतलब आप स्टेटमेंट, जैसे ही स्टेटमेंट 4 या 5 हो जाए तुरंत आपको क्वेश्चन करना ही है, क्योंकि उसमें पक्का थोड़ा लॉजिक लगा के, थोड़ा इधर उधर कर आके ना 110% आप जो है समझो 110% आपको उस क्वेश्चन को 50-50 तक तो पहुंचोगे ही, और 50-50 पहुंचना इज अ विक्ट्री, ठीक है, ठीक है। देन यू हैव एलेबोरेटेड ऑन द फिलोसफी ऑफ गॉड पद, ठीक है। तो बेसिकली जो अद्वैत वेदांता है, इट इज सेड दैट गॉड पद प्रभु स्टार्टेड दैट। फिर आ जाते हैं शंकराचार्य ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दैट उपनिषद ब्रह्मसूत्र कंटेन यूनिफाइड एंड सिस्टमेटिक फिलोसफी। हाँ, तो ज्यादा फिलोसफिकल चीजें बनाने की कोशिश करी उन्होंने। फाउंडेड, ये गलत है, पर ये पता होना चाहिए अमनय मठ आर ऑल्सो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अद्वैत ओनली, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इफ नॉट बाई शंकर बट समवन एल्स, उन्होंने तो इसको पक्का सेटअप किया। रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट रिहैब रिलेटेड टू द एलिफेंट्स, बी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, आसान क्वेश्चन है। नॉट अ ट्रू बर्ड, ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछा भी है, पर ऑप्शंस अलग हैं थोड़े, सेम ऐसे ही वर्ड यूज किया है। आंसर उसका क्या था, गोल्डन महसीर, बट वो अपन ने पहले सीएससी 2022 मतलब पहले टीटीएस में गोल्डन महसीर कवर किया था। द करेक्ट आंसर इज बैट्स। बैट्स बर्ड्स नहीं होते, मैमल्स होते हैं। In context of different types of LEDs presently in use, OLEDs gives better image quality and have faster response times. पता नहीं। OLED panel emit their own light, whereas cells in LCD LED display require an external light source. Yes, that is why we created OLEDs. तो 2 आंसर में होना चाहिए। Not helping me much. Micro LEDs are improved version of OLED display that reduces the cost of production. Now this is wrong. आप जैसे ही कोई भी माइक्रो लेवल पर जाओगे तो इनिशियली कॉस्ट विल बी हायर, तो 3 इज रॉन्ग बट डजंट हेल्प मी। टफ क्वेश्चन। क्यू एलईडीज, अब क्यू एलईडी 4 एलईडी हो गई यहाँ पे, एक हो गई नॉर्मल एलईडी एलसीडी, एक हो गई ओएलईडी और एक हो गई माइक्रो एलईडी। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज क्यू एलईडी, क्वांटम डॉट्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों न्यूज में थे। दिस ईयर हिंदू ने ये कवर कर लिया, नेक्स्ट ईयर तक क्यू एलईडी भी आ जाएगा न्यूज में। कंप्लीटली मिटिगेट्स द ब्लूमिंग इफेक्ट सीन इन द नॉर्मल एलईडी, यस करेक्ट है। बायो कैपेसिटी, कितना रिप्रोड्यूस कर सकते हो आप अपने आप को। ओके, 2 चीजें हैं गाइस, एक होती है बायो कैपेसिटी, एक होती है कैरिंग कैपेसिटी। इन दोनों को पढ़ लेना, थोड़ा रीड कर लेना गूगल करके। Which of the following characters is common among the parrot, Platypus, kangaroo? तो मैंने ये मारा था बट करेक्ट आंसर इज होमोथर्मी। पढ़ लो थोड़ा, ठीक है, और तो क्या बोलूं। Some species of turtle have shown temperature dependence, yes. अब ये स्टेटमेंट तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, कोई सोर्स नहीं है। द हिंदू पढ़ रहे हो तो वहां पे एक आर्टिकल में दे रखा था ये चीज कि देखो ये हैचलिंग्स आ रही हैं, गवर्नमेंट ने बोला है कि लाइट जो है बंद कर दो बीच के आसपास। क्यों? क्योंकि लाइट से एनर्जी
देते हो, हीट बनती है, टेम्परेचर राइज करता है, उससे ये वाली चीज दिक्कत करती है। ठीक है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था गहीर माथा बीच पर। सम स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रिक्वायर olfactory clues to navigate from one place to another। तो क्या ही गलत है? Some species of snakes can find hidden gene editing not correct। अब ये तो बिल्कुल बेसिक है। C is wrong क्योंकि mitochondrial DNA have been edited। Magnetic levitation technology is used in transportation। ट्रेन्स आती हैं। Perovskite is often seen solar cells। इधर आते हैं। Aedes aegypti mosquitoes have linked with the Zika, dengue, chikungunya। Scientists from Delhi University have not done this। दो गलत हो गया। यूएस में साइंटिस्ट ऐसा कर रहे हैं। The offsprings of these genetically modified mosquitoes, which are always females, will never survive to reach maturity। ठीक है, ओनली फीमेल मॉस्किटो बाइट। अब ये तो बेसिक चीज है, पता होनी चाहिए, बट आंसर में 4 है ही, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। अच्छा, अभी क्या हुआ? ये तो यूएस की न्यूज हो गई। इंडिया की न्यूज क्या चल रही है? कोई बता सकता है? मॉस्किटोज में इंडिया से रिलेटेड, मॉस्किटो से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड कोई न्यूज पढ़ी हो तुम लोगों ने? कोई बता सकता है? सर वोल्वोचिया का। हाँ, वो बैक्टीरिया को डाल दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, गूगल करके पढ़ लेना या फिर इन्फिनिटी कंपाइलेशन में देख लेना, तो आएगा वहां से क्वेश्चन, पक्का आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स दैट कैन बी, वेव्स तो सब बनाएंगे, बट दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड। एन एस्टेरॉइड अप्रोचिंग अर्थ, फास्ट स्पिनिंग लंपी न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन एंड ब्लैक होल। अब सोचो एस्टेरॉइड की क्या औकात जो न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल के सामने आ जाए। सो 1 इज रॉन्ग। क्या वो ग्रेविटेशनल वेव नहीं बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा भाई, क्यों नहीं बना पाएगा? बिल्कुल। मैं जब बोल रहा हूं तो मैं भी ग्रेविटी हिला रहा हूं थोड़ी, मैं उठ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं भी ग्रेविटेशनल वेव बना रहा हूं, बट कैन दैट बी ऑब्जर्व? नो। आयरन डोम, बैठ के तो नहीं बना पा रहा हूं ग्रेविटेशनल वेव। आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम, इसराइल। बायो रेमिडिएशन खुद से कर लेना, आसान क्वेश्चन होता है ये सब, पीवाईक्यू पे बेस्ड है क्योंकि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाओ। अब क्या बोल रहा है? 2 डिग्री इनिशिएटिव। थोड़ा सा आप अपने आप को संभालें। देर आर टू इनिशिएटिव्स जो सिमिलरली नेम्ड है। एक है 2 डिग्री इनिशिएटिव, एक है 2 डिग्री इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो दोनों चीजों में अंतर समझ लो। ठीक है, 2 डिग्री इनिशिएटिव और 2 डिग्री इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव बेसिकली ये है कि हम फाइनेंशियल सेक्टर को इन्फ्लुएंस करेंगे जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट हो वो 2 डिग्री को कंट्रोल में करके रखे। ये एक प्राइवेट बॉडी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो करना चाह रहा है ये वाला। 2 डिग्री इनिशिएटिव क्या है पता नहीं, सॉल्व करते हैं। इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल कोलिशन ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज दैट एम्स टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल फूड सिस्टम। ठीक है, गलत तो नहीं लग रहा कुछ भी। एम्बिशन इज टू रीच 20 बिलियन through 10 participating regional challenges that include low middle income countries। इन कंट्रीज में 20 बिलियन ढूंढना बहुत मुश्किल है। 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग चला गया साहब। ऑल बॉइल्स डाउन टू नाउ स्टेटमेंट नंबर 1। ओके सॉरी, नॉट करेक्ट पूछा है, आई एम सॉरी गाइस, सो सॉरी, नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट मतलब ये नहीं हो सकते, यानी 2 गलत होना चाहिए। तो ऑल बॉइल्स डाउन टू स्टेटमेंट नंबर 3। इट इज सपोर्टेड बाय यूएन, फाओ, वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज बाई CGIAR। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज सम कंसल्टेशन ग्रुप। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च। डेजर्ट प्लांट्स ब्लूम। ग्रीन ग्रोथ नॉलेज पार्टनरशिप इज ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट फलाना ढिमका, फलाना ढिमका। कुछ गलत लग रहा है क्या? कुछ गलत लग तो नहीं रहा है। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल ऑर्गन डेडिकेटेड टू सपोर्टिंग फलाना ढिमका, फलाना ढिमका। कुछ गलत लग रहा है क्या? एक चीज और है, पढ़ते समय ये भी देखा करो, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल कोलिशन। ठीक है, समझा? तो पता पड़ेगा कि ये भी इट कैन ऑल्सो बी मैनिपुलेटेड। तो ये नहीं है जैसे कि इट इज नॉट इंटर गवर्नमेंटल कोलिशन, बट ये पार्टनर्स हैं, 4-5 पार्टनर ग्रुप्स या पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिलके काम कर रहे हैं। यहां पे भी वैसे पढ़ा करो। नॉलेज ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स,
तो कुछ कुछ लग रहा है, हाँ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, तो करेक्ट है। फिर यहां पे आ गया ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अरे भाई थोड़ा सोचो, क्या ये हो सकता है या नहीं, फिर उसके बेसिस पे आप सॉल्व करो। फिर आगे चलते हैं। बोथ दिस वर क्रिएटेड एट रियो +20। ठीक है, तो ये तो बहुत कम चांसेस हैं। बोथ वाले ज्यादातर 90% टाइम स्टेटमेंट गलत होते हैं यूपीएससी के। आई ऑफ द साइकिल सब आसान क्वेश्चन है, खुद से करें। कोल ऑफ द फेरस फलाना डिमका फलाना डिमका फलाना डिमका, खुद से करें। सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस रिजल्टिंग रिसेंटली, तो गलत हो गया ये तो। एफिशिएंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी खुद से कर लें। नॉट अ पब्लिक गुड, ऑलरेडी मैं पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं पब्लिक गुड क्या होता है, वहां से सॉल्व कर सकते हो। Which of the following was not among aims of second 5-year plan? तो ये आप आई होप आपको पता होगा, 5-year plans फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पट नहीं होते हैं। ठीक है, तो कर लेना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा एक बार में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज वर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव पूछ रखे हैं। अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन नो, लोअर फर्टिलिटी वॉज अ लॉन्ग टर्म गोल, आंसर इज 1 ओनली। मोस्ट प्रोग्रेसिव मोड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। एग्जांपल्स ऑफ नियर मनी, आई होप पता है नियर मनी जो इजीली मोनेटाइज हो जाए, ठीक है, आराम से उसका पैसा बना सको आप। फंक्शंस परफॉर्म बाय आरबीआई अंडर इट्स मैंडेट एज बैंकर टू गवर्नमेंट, खुद से कर सकते हो। स्कीम प्रोग्राम हैव कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद से कर सकते हो। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम आशा, खुद से करो, आसान क्वेश्चन है। बोथ स्केड्यूल्ड नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स हैव टू कंप्लाई विद फलाना डिमका, खुद से करें, आसान क्वेश्चन है। सेंट्रल टैक्सेस फॉर्म पार्ट ऑफ सेंट्रल डिविजिबल पूल, समझा चुका हूं ऑलरेडी, चलें अपने आप करें। 4 गलत होगा, उसके बेसिस पे फिर 3 में फंस जाओगे, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि जो सेंटर के पास जो पैसा आता है उस 50% को भी वापस 41% में बांटना पड़ता है एज पर फाइनेंस कमीशन। कंट्रीज हैव रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन, जापान। एग्री एक्सपोर्ट्स काम के हैं, खुद से कर लें, और इस साल का अपडेटेड भी पढ़ लें, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वैसे स्प्रिंट में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू एलिमिनेटिंग ट्रांस फैट्स। हायर पार्किंग ऑफ द फंड्स फलाना डिमका, ये खुद से कर सकते हो आप, आसान क्वेश्चन। हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्या करेगा, खुद से। वर्ड टू वर्ड एसोसिएशन, आपने पढ़ा नहीं, आपको नहीं आता है, बट वर्ड टू वर्ड एसोसिएशन करके आप कर सकते हो। विल इंप्रूव स्किल एक्यूमुलेशन, समझ रहे हो। दूसरा, डिस्करेज सोशल मोबिलिटी। ऑब्वियसली अगर आप जो है इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो क्या होगा, सोशल मोबिलिटी होगी नहीं। अरे सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि नीचे की कास्ट के लोग, लोअर का, अब मैं किसी को नीचा या ऊपर नहीं मानता हूं, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो ट्रेडिशनली जिनको बोला जाता है उस हिसाब से बात कर रहा हूं, आप मुझे कास्टिस्ट ना बोल देंगे, डर लगता है यार आजकल, एकदम मतलब लोग घोड़े पे सवार रहते हैं। डिस्करेज सोशल मोबिलिटी कि लोअर कास्ट अपर कास्ट वाला जो डिफरेंस है। इंटर रिलीजियस, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, हिंदूज, ठीक है, या फिर क्लास बेस्ड डिस्टिंक्शन, तो उसके बेसिस पे, या वुमेन वर्सेस मेन, उसके बेसिस पे सोशल मोबिलिटी होती है। तो अगर इनइक्वालिटी होगी तो मोबिलिटी खराब हो जाएगी आपकी, ऑब्वियसली। डिप्रेस इकोनॉमिक ग्रोथ, यस, इन द लॉन्गर रन अगर इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी तो इन द लॉन्गर रन क्या होगा, अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी अगर कम होती जाएगी तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है, समझ में आया, वरना तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिप्रेस होगा। कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस कंसिडर फॉलोइंग, एनकरेजिंग एफडीआई फलाना डिमका, आसान क्वेश्चन है ये, मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, कोई भी इसमें आंसर नहीं आ रहा है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप पढ़ लें कि पल्स का कितना है, क्लोथिंग का कितना है, क्योंकि रिसेंटली सीपीआई वाज इन न्यूज लाइक एनीथिंग, तो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एलिमेंट बिटवीन कैलाशनाथ, कुछ भी नहीं है, गलत क्वेश्चन है। ना ही वो दोनों नागर के एग्जाम्पल हैं, ना ही वो दोनों सॉलिड हैं, ना ही वो गुप्ता पीरियड के हैं, ना ही वो पल्लव किंग के दौरान बनाए गए थे। एक राष्ट्रकूटा ने बनाया था, एक पल्लव किंग ने बनाया था, ठीक है। Which of the following are not depicted in Rajput paintings?
स्टोरीज ऑफ कृष्णा, राग रागनीज, ठीक है। तो 1 और 2 आंसर में होने चाहिए। आंसर हो गया ए। नॉट कुछ है। नॉट पूछा है तो बेटा उल्टा कर दे। हाँ फिर फंस जाओगे थोड़ा, एक सेकंड फंस जाओगे। अब नॉट पूछा है ना, सॉरी गाइस। तो स्टोरीज ऑफ कृष्णा, राग रागनीज, ये तो 100% हो गए राजपूत के हिसाब से, हिसाब लगा लोगे आप। तो 1 और 2 अब फंस जाओगे आप, ठीक है। तो अब देखो डीड्स ऑफ बाबर, ये तो 100% नहीं होगा क्योंकि बाबर बहुत पहले आया था। राजपूत पेंटिंग्स बहुत सेकुलर पेंटिंग्स हैं, ठीक है। वो अकबर और वो सब भी उसमें दिखा रखे हैं, लेकिन डीड्स ऑफ हमजा इज नॉट देयर। हो जाती है, नॉट करेक्ट पूछते हैं, करेक्ट बता देते हैं। बस यूपीएससी में मत करना मेरी तरह। Which of among the following statements about coins of Gupta rulers is correct? Owards and rivers both had only king's portrait and date. Owards and rivers both had only an image of deity and date. Owards generally had king's portrait and rivers always had a date. तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। आंसर इज डी। आगे वाले पर क्या था? राजा था, और पीछे वाले पे क्या थे? भगवान थे। डीटी या फिर कोई मोटिव था, ठीक है, या डेट थी। अग्रहार in early India was a name of village land granted to Brahmins. चतुर्वेदी मंगलम भी इसको बोलते थे। अभिनव गुप्ता रोट फला। अब इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रैंडमली कहीं से पूछ लिया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में छोड़ने चाहिए, 100% छोड़ने चाहिए विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। आप ये जरूर सोच सकते हो कि यार देखो ऐसे क्वेश्चंस का जनरली क्या होता है, या तो अभिनव गुप्ता ने ये लिख दी होगी और हरिभद्रा ने ये लिख दी होगी, तो डी हो जाएगा, या आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तांत्रिक के ऊपर ही है ना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वैसे जरूर सोच सकते हो, तो कभी कभी हेल्प हो जाती है ऐसे भी, ये भी थिंकिंग रखने से। आंसर कई बार यूपीएससी में आया है कि डी लगा दो या सी लगा दो, बट देन दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। वो उस क्वेश्चन को पढ़ के ऑन द फेस ऑफ इट आप डिसाइड करने की कोशिश करें। अगर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों की थीम समान रहेगी तो चेक कर लीजिएगा, फील करने की कोशिश कीजिएगा कहीं यूपीएससी ने इंटरचेंज तो नहीं कर दिया है। उस हिसाब से डी हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगर दोनों की थीम अलग अलग है तो ज्यादातर उत्तर 2 ओनली आएगा, 90% टाइम्स आएगा, ठीक है। जाके चेक कर लो, जाके देख रिकॉर्ड में कौन है। गैस मास्टर आ रखा है आज, ठीक है। बट आई डू नॉट प्रमोट दीज थिंग्स। मैं मानता हूं कि यूपीएससी में आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन कर सकते हो, बट आई डू नॉट प्रमोट कि ऐसी ट्रिक्स आप डेवलप कर लो जो मैंने अभी बताई है। ऑल्दो इट डज हेल्प यू, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। पर मैं ये, अब देखो मेरे यूट्यूब पर इसीलिए व्यूज नहीं आते हैं क्योंकि अपन ऐसी कोई क्लिक बिट बनाते नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बनाओ आप चीजों की, रादर देन जो किसी ने बोल दिया। सारे लोग क्या है, अब जैसे सारे लोग बैठ के सॉल्व करेंगे पेपर्स को, ठीक है, बट वो करेंगे जब उनके बगल में आंसर की भी रखी होगी, ठीक है। तो बड़ी आसानी से फिट करना, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन है ये, यस दिस इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। आई हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड दिस थिंग कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स की थीम जो है सेम है तो जनरली यूपीएससी स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर देता है, और अगर दोनों की थीम्स अलग अलग हैं तो आंसर 90% बी ओनली होता है। आप जाके देख लेना चाहो तो, बट इट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी यूज्ड, आई फील, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हम एटिमोलॉजी लगाने की कोशिश करो, क्वेश्चन द बेसिक्स, ब्रॉड थीम लेके चलो, ठीक है। नंबर गलत हो सकता है, अब हर नंबर गलत नहीं होगा, एकदम अनरियलिस्टिक। जैसे अभी पीछे हम सॉल्व कर रहे थे 200 मिलियन फार्मर्स, उसको क्या बना दिया, 200 बिलियन बना दिया, ठीक है। तो अब ये 200 बिलियन फार्मर्स इन अ लो इनकम कंट्री फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आता है। तो नंबर का भी ऐसा नहीं कि मतलब आउटराइटली सब गलत ही होगा, नंबर पे भी थोड़ी देर सोचो कि कहीं ये नंबर एप्रिसिएबल तो नहीं है, कि विच मे बी एप्रिसिएटेड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, विच माइट बी एप्रिसिएटेड। ये देखो रजिया के बारे में किसने लिखा था, मिनहाज ए सिराज, जिद्दीन बरानी, आमिर खुसरो, इवन बतूता, किसने लिखा था गाइस? सिराज नहीं लिखा है भाई।
Inscriptions on the pillar at Ramandai give vivid details of Ashoka's Dhamma. No, no details are given. ठीक है, ठीक है. रुमंदई पिलर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है जिसको हम लुम्बिनी पिलर भी बोलते हैं. सो क्या ये बुद्धिस्ट पिलर्स, अब देखो एक क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है वो जो पूछा जा सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग, म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो, कंसिडर द फॉलोइंग एडिक्ट्स और पिलर्स ऑफ अशोका 1 2 3 4 5, हाउ मेनी ऑफ दीज पिलर्स ऑफ और एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द बुद्धिज्म. तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लें कि कौन कौन से पिलर हैं, म्यूट कर लो यार, कौन कौन से पिलर हैं या कौन कौन से एडिक्ट्स हैं जो बुद्धिज्म से डायरेक्टली एसोसिएटेड है. ये थोड़ा पढ़ लेना, मुश्किल से 4 या 5 हैं ऐसे पिलर और एडिक्ट, माइनर मेजर सब मिला के. ये क्वेश्चन पक्का फंस सकता है. ठीक है, रुमिंडई जो है ये लुम्बिनी पिलर भी इसको बोलते हैं. यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो किंग थे, किंग अशोका केम हियर एंड यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो है पूजा पूजा की और उसके बाद जो है एग्जम्प्ट कर दिया टैक्सेस से लुम्बिनी को, इतना लिखा हुआ है. सो दिस इज रॉन्ग. निगाली सागर इंक्रिप्शन इज ऑल्सो इन दिस प्लेस ओनली, मतलब नेपाल में ये भी. और इसमें जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो है कनक बुद्धा जो है हमारे कनक मुनि, या जिन्हें कोना गमाना कनक मुनि बोल लो या फिर, उनके बारे में बात करिए. यहाँ पर इनकी पूजा करी और इसको एनलार्ज किया, ऐसा जो है लिखा हुआ है. सो दो तो यही हो गए, निगाली सागर एंड रोमनडेल. और भी 3 और हैं आई थिंक विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बुद्धिज्म. ठीक है, तो वो पकड़ लो, पक्का पूछ सकते हैं. तुलसीदास भाई साहब ने कब लिखा? फाइन के बारे में क्वेश्चन दे रखा है, आसान क्वेश्चन है, खुद से कर सकते हो आप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, खुद से कर लो. जनगमज सीधा आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में खुद से कर लो. अब ये क्वेश्चन पकड़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू इंडियाज इकोनॉमी बिटवीन दिस एंड दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो अब ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है. 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पी के आया मैं.
Between 1814 and 1850, 4 commodities dominated India's export: raw silk, opium, cotton, and indigo. Between 1814 and 1860, 5 commodities dominated India's export: फलाना ढिमका फलाना ढिमका. तो आंसर तो ए और बी में से होगा. ठीक है. Indigo and raw silk required processing techniques, were financed by foreign capital. क्वेश्चन लेकिन ये है कि आंसर क्या है इसमें से. ठीक है. मैंने बहुत ढूंढा इसका आंसर, ऑब्वियसली नहीं मिला, क्योंकि दिस इज ऑल्सो सीडीएस क्वेश्चन 2015. बहुत ही ढूंढने के बावजूद नहीं मिला. Then I started looking for this statement. I found this statement in some IGNOU book. Exact. So by that logic, we can say B is the answer, which is not correct. I have no explanation for this question. Welcome to the world of UPSC. आगे क्या है? No person shall be citizen of India by virtue of 5 or to be deemed by virtue of 6 or 8 if he has voluntarily acquired citizenship of फलाना ढिमका. सही है. Parliament under Article 11 can make laws. सही है. C. Which of the following statement is incorrect? Later Vedic, post-Vedic period. The evidence of ashrams or stages of life comes from later Vedic texts. सही है. The concept of ashram was firmly established during the age of Dharmasutra. सही है. Actually, the origin comes during later Vedic phase only. But पूरा आश्रम का concept जो है develop नहीं हुआ था. For example, जो आखिरी concept of आश्रम है, वो जो है धर्म सूत्र में जाके आया था. Basically आखिरी कौन सा वाला है, वही समझ गए, सन्यास वाला, जो मुझ जैसे अभी से फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. सन्यासी आदमी है यार, तपस्वी आदमी है यार. मैं तो समझते ही, तुम जानते हो, मैं दिन रात तपस्या करता हूं तुम लोगों के लिए. तो ए एंड बी इज करेक्ट. बात आती है इनकरेक्ट ढूंढना है. द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ is applicable to all the 4 varnas. Whole life of an individual was divided into series of basically संस्कार्स. अब बात ये है कि देखो स्टेटमेंट दोनों कहीं मुझे पूरे गूगल बुक कर ली मैंने, कहीं नहीं मिले. ठीक है. मुझे याद भी नहीं क्वेश्चन कहां से बनाया, क्योंकि ये किसी पीवाई की क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे तो नहीं मिला. बट फिर लॉजिक के हिसाब से द इनकरेक्ट वुड बी सी. ठीक है. तो प्लीज अगर मिले तो स्प्रिंट बैच में लिंक डाल देना. मेरे को नहीं मिला, ढूंढना पड़ेगा मैंने कौन से बुक से बनाया ये क्वेश्चन. Which of the following has recognized principle of intergenerational equity? So all of them. Which of the following statements about activities of British on the West Coast are true? Till 1687, all English factories on the West Coast were under the control of President and Council of their factory at Surat. No idea. ठीक है. In 1670, the company purchased Bombay from Charles II. No, कोई परचेज नहीं हुई थी, गिफ्ट में मिली थी. 2 is wrong. Answer is B. क्लासिक यूपीएससी टाइप क्वेश्चन. यूपीएससी में आया नहीं है, बनाया हुआ है, लेकिन क्लास ऐसा ही आता है यूपीएससी में. आप एक फैक्ट अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ट्रीटी, जिस ट्रीटी के तहत इनको ये मिला था? वो बता सकता है? डाउरी में मिला था, इतना याद है. वो ट्रीटी थी, डाउरी नहीं थी. वो बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था कि भाई देखो ये ट्रीटी हम साइन कर लेते हैं, तुम हमारी बेटी से शादी कर लो. ठीक है. और तुमको हम बॉम्बे भी दे देंगे. ठीक है. पर अब इस ट्रीटी के बाद से पोर्टुगीज और ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया था कि इंडिया में हम कहीं नहीं लड़ेंगे, ना ही हम लड़ेंगे कहीं और भी. यानी वो बेसिकली एक तरीके से पीस ट्रीटी थी. अब संधि हो चुके हैं हम, अब लड़ाई बंद आस्ते हैं. फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. President can declare a national emergency only on the written recommendation of the Council of Ministers. तो क्या है? Cannot be suspended during national emergency? No, they can be suspended. Teak and sal are widespread in the dry deciduous forest. Tropical evergreen forests are found on windward side of the Western Ghats. अब यार ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो, इजी क्वेश्चंस हैं.
जूकू वैली इज लोकेटेड फलाना डेमका, हुलॉक गिवन फलाना डेमका, खुद से सॉल्व करो। प्राइसिंग ये तो मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन आएगा इस पर, तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। लिबरल डेमोक्रेसी इज लाइक इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? फेटर्निटी, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, ऑलवेज फ्रीडम। जब भी डेमोक्रेसी की बात आए, ऑलवेज डिफेंड फ्रीडम, because if there is freedom you will definitely have equality, you will definitely have justice, and you will definitely have fraternity. If there is no freedom you can't have any of them. Which among the following international agency publishes transition index? खुद से करें। ड्रग कोटेड, ये तो यूपीएससी पूछ ली लास्ट ईयर। आगे चलते हैं। कोल गैसिफिकेशन साल पूछ ली, खुद से कर लेना। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन द सेशन, बाय बाय, टेक केयर।